नमस्ते। स्टार्ट करते हैं आईपीओ से। तो आप जब से देख रहे होगे कि मार्केट थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है, तो भाई बाढ़ आ गई है आईपीओ की, एकदम से बहुत सारे आईपीओ आ गए हैं। तो एमएसएमई के बारे में तो मैंने बोला था कि भाई इससे बच के रहना, यहाँ पर पैसा लुटता है आपका, रिटेल इन्वेस्टर बेवकूफ़ बनता है। बट जहाँ पर फ्री फ्लोट मनी है, मतलब जो फ्री का पैसा है, वहां पर अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं। वो कैसे मिलता है उस बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कि जो आईपीओ रिटेल सेगमेंट में ज्यादा सब्सक्राइब होता है, 20 25 30 गुना सब्सक्राइब होता है, और वहां से अलॉटमेंट मिलने के चांस तो कम है। लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 20 25 30 गुना अगर कोई आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, तो आप उसमें एक जनरल चीज नोटिस करेंगे। पास्ट आईपीओ का अगर आप डाटा देखेंगे कि वहां से जो ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है उसका रिटर्न ऑलवेज बढ़िया ही बना है, और जिसका रिटर्न खराब बना है या तो उसका सब्सक्रिप्शन खराब था या फिर वो बहुत हाई पी पर लिस्ट हुआ था। तो अगर कोई आईपीओ ज्यादा टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, 20 30 40 गुना सब्सक्राइब हो रहा है, तो कंफर्टेबली भाई आईपीओ रिटर्न्स की बात हो रही है कि भाई हफ्ते भर के अंदर बेच बाच के जो रिटर्न बन गया, लिस्टिंग डे पे आपका आया शेयर आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में, वहां से आपने बेचा और वहां से जो 15,000 लगाए थे उसके 20,000 25,000 30,000 करके बाहर आ गए। तो भाई अगर 2 लॉट लगाते हैं, मैं जनरली 2 3 लॉट लगा देता हूँ, तो उसमें क्या होता है, आपको लास्ट डे अप्लाई करना चाहिए। पहले दिन और लास्ट दिन अप्लाई करने में अलॉटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करके चूज नहीं करते। वो जो चूज करते हैं वो रैंडम बेसिस पे चूज करते हैं। तो वहां से लास्ट दिन अगर आप लगाओगे तो आपको एक चीज का ग्रिप आ जाएगा कि भाई लास्ट वाले दिन इसका सब्सक्रिप्शन कितने टाइम्स है। अगर आपको 20 टाइम्स से ऊपर का सब्सक्रिप्शन दिखे तो जनरली थोड़ा सा सेफ रहता है अप्लाई करने के लिए। और वहां पे लिस्टिंग डे गेन्स के लिहाज से तो एटलीस्ट बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। पास्ट में मैंने बहुत पैसा बनाया आईपीओ में और खोया भी जनरली। उस टाइम पे ये पता नहीं था लिस्टिंग डे गेन्स का कॉन्सेप्ट कि भाई निकलेगा कैसे। उस टाइम हम फंडामेंटल्स को देख के लगाते नहीं थे। पर होता क्या था कि भाई बुल मार्केट है, मार्केट पर डिपेंड करता है कि चलेगा कैसा। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा है और बुल मार्केट है तो आईपीओ में जनरली 80-90% टाइम्स जब हम देखते हैं तो हमारे गेन्स बन जाते हैं। तो जब भाई लिस्ट हुआ, हमारा गेन बन गया, जितने परसेंट ऊपर खुलना था वो खुला, उसके बाद अपन लोग वहां से बेच के निकल आए। जो पैसा बनना है उसी दिन बनता है। उसके बाद फंडामेंटल अपना काम करना शुरू करते हैं कि भाई हफ्ते भर तो वो बुल रन के फ्लो में चला जाता है शेयर, बट बाद में वो अपने फंडामेंटल्स के रंग दिखाता रहता है, जैसा रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, फंडामेंटल कैसे हैं, आगे के प्लान्स क्या है, वो बाद की बात है। बट लिस्टिंग डे गेन्स अगर मिल रहे हैं तो भाई उसे छोड़ना नहीं चाहिए। फंडामेंटल्स के लिहाज से तो भाई बाद में देखेंगे, पहले लिस्टिंग डे गेन्स जो मिल रहे हैं वो आने चाहिए मेरे हिसाब से, तो उसको देखना चाहिए। इसके अलावा कुछ कुछ कमेंट आ रहे हैं तो उन्हें देख लेते हैं। राधा किशन के ये जी बोल रहे हैं कि द प्रॉब्लम सीईओ मेड इज 600 करोड़, सीईओ हैज असेट्स एंड शेयर होल्डिंग वेरी इजी टू सेबी। ये शायद ब्राइटकॉम की बात कर रहे हैं। सीईओ मेड 600 करोड़, सीईओ हैज असेट्स एंड शेयर होल्डिंग वेरी इजी टू सेबी। हाँ, मतलब जनरली पर्सनल अगर प्रमोटर के नाम पर इतने सारा अगर पैसा निकले, असेट्स वसेट्स ऐसा निकले जो उसकी सैलरी से बहुत मैच नहीं करता हो और अनइवन लगता हो देखने में, तो हाँ सेबी के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है क्वेश्चन पूछने के लिए कि भाई ये पैसा कहाँ से आया। और जो ईडी डिपार्टमेंट है वो वहां से छानबीन करने की परमिशन इजीली ले सकता है। वो उनके घर में घुस सकते हैं, उनके जो भी रेजिडेंस है और कंपनी में जहां भी उनको लगे कि भाई खुटका है, कुछ ना कुछ भाई हो सकता है, तो वहां पे वो इजीली चेक कर सकते हैं। ये काफी अच्छा पॉइंट दिया। पर्सनल होल्डिंग्स को चेक करना बहुत अच्छी चीज है और ईजी हो जाता है सेबी के लिए, और वहीं से चीजें पकड़ में आने शुरू होती हैं। इसके बाद ओम प्रकाश गौतम जी बोल रहे हैं कंटिन्यूस 2 ईयर से मैनिपुलेट रिजल्ट्स देन व्हाट सेबी डन। ये भी ब्राइटकॉम की बात है। 2 ईयर से रिजल्ट्स मैनिपुलेट हो रहे थे तो सेबी ने क्या किया। तो भाई सेबी एकदम से किसी कंपनी को बंद नहीं कर सकती। सेबी को भी अपने प्रूफ इकट्ठे करने पड़ते हैं। वहां पे ऑफिसर्स होते हैं, वो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। तो वो बिना प्रूफ्स इकट्ठे किए एकदम से उनके ऊपर अगर कुछ भी हावी हो जाएंगे बिना प्रूफ्स के, तो भाई कंपनी और सतर्क हो जाएगी और शेयर को गिरा लेगी। मतलब जो उनका मैनिपुलेशन है उसे छुपा लेगी, क्वार्टर के अंदर दबा देगी या फिर किसी और चीज में गिना देगी। तो जब तक सेबी पूरा एनालिसिस नहीं कर लेती, समझ नहीं लेती कि भाई एक्चुअल में स्कैम है, जब तक सेबी एक्शन नहीं लेती है। इसी वजह से 2 साल लग गए। कुछ कुछ चीजें नोट कर रही थी सेबी जब से, और कुछ कुछ उसके रिगार्डिंग अपडेट्स भी आने लग गए थे, जब से शेयर में भी डाउनफॉल आ रहा था। और ये मतलब अभी एकदम से नहीं निकला कि भाई स्कैम हो गया। शुरू से ही मतलब साल 2 साल से अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती रही थी जिससे लगता था भाई खुटका है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, इससे थोड़ा बच के रहो। ओम प्रकाश गौतम जी का ही एक और क्वेश्चन है
भैया बिकेगा जब ही तो बेचोगे। अच्छा, मैं ब्राइटकॉम को बेचने की बोल रहा था, इसके ऊपर बोल रहे हैं लोअर सर्किट लग रहा है तो बिकेगा तभी बेचेंगे। तो भाई आपके पास अगर साल 2 साल से शेयर है तो उसी टाइम से न्यूज और इस टाइप की चीजें आना बाहर हो गई थी, तो आपको उस चीज में अवेयर रहना था। बुरा मत मानना, बट कहीं ना कहीं आपकी गलती हो सकती है कि उस टाइम आप अवेयर नहीं थे। और अगर आपके पास उससे पहले से शेयर है तो उस टाइम आपको थोड़ा थोड़ा सतर्क होना शुरू हो जाना था कि भाई अब निकाल देना चाहिए था, इतना टाइम रुकना नहीं चाहिए था। बट चलो, पहले की बात जो है, अब आप ये सोचोगे कि भाई पहले की क्या कहानी सुना रहे हो, अब बताओ ना क्या करूं। तो भाई मेरा ऐसा कुछ पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में एक शेयर आ गया था। उस टाइम ट्राई करते थे कोई मैनिपुलेशन करके पैसे कमा लें, आज लिया कल बेचा, ऐसा कोशिश करके पैसे कमा ले। तो लोअर सर्किट लग गया था मेरे भी शेयर्स में। तो मैं क्या करता था, मैं 9 बजे उठ के 8:30 बजे उठ के बैठ जाता था। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ सबसे पहले सेल ऑर्डर लगाया, क्योंकि उस टाइम ओपन हुआ है। आप देखोगे लोअर सर्किट लगता है ना, 1 आध 2 मिनट 5 मिनट की सेलिंग आती है, उसके बाद लगता है। उस इनिशियली में कुछ लोग हर दिन बेचते हैं, तभी उनके बेचने के बाद गिर पड़ा, इतना गिर पड़ा कि भाई 5% के आसपास का लोअर सर्किट आ गया, वो लग गया। बट अगर आप मार्केट खुलते ही सवानों पर बैठ जाओ कि भाई जैसे ही सवाना हुआ मैं तो अपना एग्जिट, बट उससे पहले आप वो कर लेना, CDSL का टीपिन वगैरह डालना होता है वो डाल के रखना, नहीं तो आपका आधा 1 डेढ़ मिनट अगर उस टाइम मिस हो गया तो हो सकता है आप सेल नहीं कर पाओ। तो भाई मैं ऑथराइजेशन वगैरह सब OTP वगैरह डाल के तैयार बैठा रहता था कि 9:15 बजे, और जैसे ही भाई मैं स्वाइप करूं सो मेरा सेल हो जाए। लकीली मेरा सेल हो गया था, बट मेरे दोस्त का सेल नहीं हुआ था। उसके पोर्टफोलियो की भी एक कहानी है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले एक कमेंट हो रहा है उसे ले लेते हैं। साहिल मखानी जी बोल रहे हैं, भाई जब स्टॉक चलता था, जब लिक्विडिटी थी मार्केट में और इंटरेस्ट रेट नीचे थे, ये शायद उसकी बात कर रहे हैं, कौन सा शेयर था, ट्राइडेंट की बात कर रहे हैं। भाई जब स्टॉक चलता था, जब लिक्विडिटी थी मार्केट में, इंटरेस्ट रेट नीचे था, जब फेड रेट कट करेगा तब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे और कंजप्शन बढ़ेगी यूएसए में, बिकॉज यूएसए से ही 44% रेवेन्यू आता है। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं आप। अगर यूएसए से रेवेन्यू आता है और आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो भाई इसमें एक चीज देख लेना, आपका ग्रिप होना चाहिए। आप अगर इसको ढंग से समझते हैं तो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से पूछा था क्या ये व्यू सही है? भाई बिल्कुल सही व्यू है, अगर आपका ग्रिप है कि भाई जिस टाइम इंटरेस्ट रेट कट होगा उस टाइम क्या इफेक्ट आएगा, उसके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको अगर उसकी समझ है तो आप कर सकते हैं। बट पर्सनली मैं इसमें पैसा नहीं बना पाया पास्ट में, भाई बताने में कोई शर्म नहीं है। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, मेरे पास कुछ शेयर्स थे पास्ट में, मैं इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट में घुसा था। जब इंटरनेशनली कुछ चेंज हो रहा था उसके अकॉर्डिंग शेयर चलना और गिरना था, तो मतलब सीजनल टाइप का था कि भाई 6 महीने नीचे इसका प्राइस गिर गया, अब इसको लेके बढ़ा लेंगे अपन और वहां से। बट इंटरनेशनल इश्यूज किसी के हाथ में नहीं होते हैं, तो अल्टीमेटली मेरे हाथ से वो जो अपॉर्चुनिटी है मेरे हाथ में आई नहीं। मुझे लगा था कि मेरे पास ग्रिप है, बट अल्टीमेटली मैंने 22-25% अपना कैपिटल वाइप आउट होने के बाद उसे बेचा था। तो भाई मेरे से तो ये काम नहीं हो पाता। बट अगर आपका ग्रिप है तो साहिल जी आप इसको देख सकते हैं, बट अगर ग्रिप है सिर्फ तभी देखें, नहीं तो ऐसे मैनिपुलेशन में जनरली परसेंट में तो पैसा बन जाता है। इतनी टेंशन लेके परसेंट में पैसा बनाने मजा नहीं आएगा भाई। इतना अगर आप रिस्क ले रहे हो तो भाई टाइम्स में पैसा बनाओ, स्मॉल कैप में जाओ, आप वहां से एनालाइज करो अगर आपका ग्रिप अच्छा है तो। क्योंकि यहाँ पर आप आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं फंसोगे, मुझे ऐसा लगता है। बट अगर आपका ग्रिप है, आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो वैसे आप देख सकते हो। तो भाई आप लोगों को जैसे पता है कि मैं कल रजिस्ट्री करके लौटा था, एक लैंड था हमारे पास, तो वो उसका वैल्यू लगभग 25 लाख रुपए था। तो एक्चुअली हुआ क्या, मेरे घर के आसपास, मेरे घर के सामने हमारी कॉलोनी में रोड बन रहा है। तो मेरी जो कार थी वो पापा ने बोला कि भाई इसको ऐसा करो अपने फ्लैट पे पार्क करे आओ। तो मैं पापा के साथ गया था वहां पर, तो हमने गाड़ी वाड़ी पार्क करी। उसके बाद मैंने पूछा कि पापा ये कितने रुपए में लिया था आपने? तो उन्होंने कुछ प्राइस बताया 25 लाख से नीचे का, कि भाई इतने में लिया था और हम 25 लाख के आसपास में इसे सेल करना चाहते थे। ठीक है, तो उसमें कुछ लाख रुपए उनका मार्जिन था। तो मैंने बोला कि पापा अभी ये सेल नहीं हो रहा है, हम कस्टमर ढूंढ रहे हैं बट कस्टमर मिल नहीं रहा है, तो अगर हम इसको 5 साल बाद बेचें तो क्या है 50 लाख रुपए का बिकेगा? मैं कुछ और दिमाग लगा था, आपको शायद समझ आ रहा होगा। तो वो हंसने लगे। तो मैंने कहा कि मतलब इसमें फनी क्या है? तो वो बोल रहे हैं कि 50 लाख का तो नहीं होने वाला, 30-35 का भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 30-35 भी मिलना पॉसिबल नहीं है, और अभी तो 25 क्या, मैं 22 में भी बेचने को तैयार हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं, बिक नहीं रहा है। तो
तो वहां से मेरे दिमाग में आया कि यार हमें 4 साल ऑलरेडी हो गए इस लैंड को लिए हुए, रजिस्ट्री लास्ट में हुई थी, उस बारे में मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप देखते होंगे अगर डेली तो 4 साल से भाई 20-25 के 20-25 रह गए, और अगले 5 साल में भी 30-35, मैं 50 की बात बोल रहा हूँ, तो मेरे फादर हंस रहे हैं। तो भाई अगर हम इंडेक्स में जाते हैं तो इंडेक्स तो 15% की मशीन है, 12-15% आपको पोस्ट टैक्स मिल जाता है। तो अगर आप 12% के हिसाब से 14% के हिसाब से भी लगाओगे तो 5-6 साल में आपका पैसा मस्त डबल हो जाएगा आराम से। तो आप अगर प्रॉपर्टी में फंसते हो तो भाई अगर खुद के लिए घर ले रहे हो या फिर कोई दुकान है जिसको आप चलाना चाहते हो, या फिर आपका कोई पर्सनल फैक्ट्री लगा रहे हो, आपको चाहिए लैंड, तो वहां से तो उस लिहाज से ठीक लगता है। लेकिन अगर आप वहां से रिटर्न बनाने के लिहाज से देखते हो कि भाई इसको मैं बेचूंगा और वहां से रिटर्न बना लूंगा, तो भाई एक तो सेलर मिलने की दिक्कत है, हम इतने सारे ब्रोकर्स के पास चक्कर लगाते हैं कि भाई बिक जाए, एक आध बार में जो पैसा बन गया नोएडा वगैरह में वो अलग बात है, वो वन टाइम इवेंट होता है, वो हर जगह नहीं हो सकता। और वापस मैंने देखा कि भाई घर अभी क्या कंडीशन है, तो कुछ दीवारों पर भाई कुछ पपड़ी आ गई है, या फिर कहीं का पेंट है, जैसे बारिश होती है तो आप नोटिस करते होंगे एक आध साल में काले रंग का वो पूरा काई टाइप की जम जाती है, उससे ऐसा लगता है कि भाई क्या खंडर है। तो उसमें ऐसा देखा कि भाई रिस्टोरेशन में इसके लगेगा 10-20-50 हजार रुपए, तो वो रिस्टोरेशन भी इसकी कॉस्ट में ही ऐड होगा एक्चुअली, क्योंकि हम कैसे रिस्टोरेशन को काउंट करें तो वो उसकी कॉस्ट में ही होगा एक्चुअली काउंट। तो अगर उस तरह से देखते हैं तो यार इसका जो एप्रिसिएशन है ये तो भाई एफडी से भी ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये तो एफडी टाइप का ही रह गया, मतलब एफडी में 10-12 साल में डबल होता है, यहाँ भी इसी टाइप का दिखता है। प्लस अभी अगर हम उसे इन कैश करना चाहें कि भाई कोई मजबूरी है कुछ काम करना है, तो इन कैश करने में क्या होता है कि हम ब्रोकर से बात करते रहते हैं, अब ब्रोकर अपना बहुत मोटा मार्जिन मानते हैं या 1-2% में मानते नहीं है, तो वहां पर बेचने में मैंने देखा यार इस पैसे को मैं इक्विटी में डालता तो भाई आराम से मेरा 12-15% का रिटर्न बनता, मेरा 4-5 साल 6 साल में पैसा आराम से डबल हो जाता, और कोई रिस्क नहीं है भाई, आज बेचना है 20% मार्केट गिरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को एक क्लिक पे पैसा आ जाएगा, 2 या 3 दिन में मेरे बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आ जाएगा, और सारी चीज एक नंबर में भाई, किसी गवर्नमेंट को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना, कैपिटल गेन टैक्स सीधा 10% हमने कटाया और यहाँ से फ्री हो गए अपना पैसा लेके। बट वहां पर वो चीज मेरे को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी, इस वजह से लैंड से थोड़ा बचते हैं हम लोग। उसके बाद से मेरे फादर का भी इंटरेस्ट थोड़ा सा स्टॉक्स में आया, तो हमने डिसाइड किया कि भाई फ्यूचर में अगर ये बिकता है तो हम उस पैसे को इक्विटी में ही लेके आएंगे। अब एक्चुअली वो जमीन मेरे नाम हो चुकी है, तो अगर बिकती है तो मैं सीधा स्टॉक मार्केट में लेके आऊंगा। और जमीन का पैसा जनरली मैं इंडेक्स में डालता हूँ, क्योंकि वो जमीन का पैसा है, उस पर रिस्क लेना एक ठीक बात नहीं है, क्योंकि अगर वहां से पैसा लाके शेयर्स में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मेंटली बहुत प्रेशर पड़ता है, और वैसे भी इंडेक्स में 5-7 साल में आपका डबल आराम से हो ही जाता है। इसके अलावा बात करते हैं, मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों ने साथ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। मैंने आपको शायद पास में बताया कि डीमार्ट हमने 200, 250, 300 का जब पी पहुंच गया था, 18,600 का मार्केट था, उस टाइम पे हम एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे थे, भाई उसने ले लिया और मैंने भी ले लिया, हम लोग साथ में बैठ के परचेज करते थे। तो हुआ क्या, आज उसके पास जाना हुआ तो वो अपने पोर्टफोलियो में डीमार्ट को आज भी लेके बैठा है, उसको 25-30% का लॉस है, और जो उसका परचेज प्राइस है वो देख के मतलब इतनी हंसी आ रही थी कि भाई इतने का तो हुआ ही नहीं, तूने कब खरीद लिया इस रेट में और ये बेचा क्यों नहीं अब तक। तो ही वॉज लाइक कि भाई मुझे 5-7% का लॉस हो रहा था तो मैंने बेचा नहीं, और मैंने बाकी सारे पोर्टफोलियो में उसके शेयर्स देखे, तो आपको शायद याद हो अगर आप पास वीडियोस मेरे देखे हो कि मैंने लॉस में काफी सारा अपने पोर्टफोलियो निकाला है, क्योंकि मैं ओवरऑल देख रहा था कि भाई अगर हम परसेंट वाइज देखें तो उसमें एक कॉस्ट और होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई जो अभी मेरे को शेयर्स दिख रहे हैं उनमें जो इन्वेस्ट करके मैं पैसा बना सकता था वो पैसा नहीं बन पाएगा, प्लस जो इंडेक्स ग्रो किया वो नहीं बन पाएगा। तो ये दो कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो भाई रखे रहना तो भाई बहुत खराब बात है, क्योंकि इजीली रेट आना नहीं है, और अगर 1.5 साल में उसके रेट आने के लिए वेट करूंगा उतने दिनों में तो भाई उसका जो इंडेक्स में अगर इन्वेस्ट कर दूंगा ना निफ्टी 20 में, वही उसके रिटर्न को बीट कर देगा। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि अगर आपका शेयर चला नहीं, कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट खराब आ रहा है, वो बात अलग है कि भाई रेवेन्यू प्रॉफिट आ रहा है लेकिन किसी सेंटीमेंट्स की वजह से रुका हुआ है, उस टाइम तो ना बेचें। लेकिन अगर रेवेन्यू प्रॉफिट एक बार खराब हो गया, आपको लग रहा है कि भाई फ्यूचर में भी कोई एस्पेक्ट नहीं है इसके ठीक होने के, तो उस टाइम आप उसको जितना ज्यादा रखेंगे आप अपनी कैपिटल को बैठे बैठे खा रहे हैं। मतलब वो शेयर जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू गिरेगी वो शेयर और कम होगा और कम होगा। जब 100 रुपए का शेयर 80 का होगा, आपको लगेगा कि भाई 85 आ जाए 90 आ जाए मैं बेच दूंगा, फिर उसके बाद वो 60 जाएगा, आप बोलेंगे कि भाई 80 आ जाए मैं तो 80 पे ही बेच दूंगा, बट 60 के बाद वो 50 जाएगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि भाई मैं 80 से छोड़ छोड़ के आया हूँ।
तो ऐसे अल्टीमेटली आप देखोगे आपका पैसा धीमे धीमे करके वाइप आउट हो जाएगा। और जब कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी और बाद में अगर वो साल, 1.5 साल, 2 साल बाद पैसा वापस आ भी गया, तो भाई 2 साल का जो इंडेक्स का 15-15 करके 30% का रिटर्न है, वो आपने खो दिया है। वो आप अगर वहां से लेते तो आप आराम से उसको बना लेते हो। मतलब आपका एक बार अगर लॉस हो गया तो भाई उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसमें ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई मेरी चॉइस गलत कैसे हो सकती है, मेरी भी कई सारी चॉइस गलत होती है। अभी भी एग्रेसिव पोर्टफोलियो में सारे शेयर सही नहीं जाने वाले हैं। तो वो अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा पैसे बनाना। जो भाई लॉस हो गया और आपको दिख रहा है कंपनी में दम नहीं है, भाई निकाल दो, सही रहेगा। मतलब आगे के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं मेंटल बैरियर रहता है कि पड़ा हुआ है, लॉस दे रहा है, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है कंपनी को चूज करने का, फंडामेंटल को एनालाइज करने का, वो भी वहां से डाउन होता है। तो भाई अल्टीमेटली मेरा बोलने का मतलब यही है कि लॉस को बुक कर लो। टैक्स में भी फायदा होगा क्योंकि लॉस को काटने के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ता है। और अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो का पूरा रिटर्न आप बदलते हुए देखोगे। मैंने पास्ट में भाई मन नहीं करता, दिमाग खराब होता है लॉस बुक करने में, मैंने भी बेचा। आप भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करो। ये बोलना ज़रूरी था। और भाई आप लोग कमेंट वमेंट थोड़ा करते रहो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बड़ा मज़ा आ रहा है, अपने दोस्तों को भेजो। कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे पाता हूँ, आपको भी अच्छा लगता होगा शायद, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करते हो, पूरा वीडियो देखते हो लास्ट तक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।